हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच कि लास्ट महेश नवमी पे 40 प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे। अभी मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो 70 प्लस सब्सक्राइबर की हो गई राखी पे। सो हर फेस्टिवल पे मुझे मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली इंक्रीज़ हो रही है, साथ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड कोई भी सजेशन, कोई भी इंप्रूवमेंट हो आप लोगों की तरफ से, मेरे लिए कोई सजेशन हो, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अभी जो अपन डिस्कशन में लेने वाले वो है कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट जो सी एस एग्जीक्यूटिव 2002 अभी भी आया है। हम कंपटीशन एक्ट जो सी एस एग्जीक्यूटिव और सी ए फाइनल और सिलेबस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशन एक्ट लेकर क्यों है, इसका मेन पर्पस क्या था? ऐसा नहीं था कि कंपटीशन को रोकना है, इसका मेन पर्पस है कि कंपटीशन को बढ़ाना है। क्या सिर्फ एक ही पर्पस है? नहीं, इसका दूसरा मेन जो पर्पस है वो ये है कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन में काम करना है। तो उसमें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना पहले से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ऐसा करता है कि मॉनिटरी क्या बोलते हैं, पेनाल्टीज वगैरह इम्पोज करता है, ये सब करता है, केसेस वगैरह सुनता है, ठीक है। लेकिन जो मेन कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए जो काम करता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए जो काम करता है कि कंपटीशन हो जिससे सस्ते में सारे कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स मिल जाए, वो जो काम करता है वो करता है कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसमें आ जाती है एग्रीमेंट की डेफिनेशन। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में बोला है अरेंजमेंट और एक्शंस और अंडरस्टैंडिंग इज फॉर्मल। देखो, या तो फॉर्मल हो सकता है एग्रीमेंट, या रिटर्न हो सकता है, लिखा हुआ हो, चले ऑरल में हो, चाहे लीगली इन्फोर्सिबल हो, चाहे लीगली इन्फोर्सिबल नहीं हो। वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटन, ऑरल, लीगली इन्फोर्सिबल हो या नहीं हो, सब क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। सेक्शन 2 क्लोज बी। नेक्स्ट अपना आ जाता है कार्टेल। कार्टेल किसको बोलते हैं? एसोसिएशन, एक ग्रुप ऑफ द पर्संस। ऐसे पर्संस कौन? हम सब नहीं, ऐसे पर्संस जो कि क्या है, या तो सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोवाइडर ऑफ गुड्स या प्रोवाइडर ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड ट्रेडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सबको बोला है कि ये सब लोग मिलके एक ग्रुप बना देते हैं जिससे ये क्या करते हैं, कंट्रोल या लिमिट करने की कोशिश करे। किसको? या तो गुड्स की प्राइसेस को, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की प्राइसेस को, या ट्रेड को, या डिस्ट्रीब्यूशन को, या सप्लाई ऑफ गुड्स को। जैसे ओनियन में हुआ था ना कि जो ओनियन को क्या किया था, पहले तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट किया था, यानी उनको मार्केट में लेके नहीं आ रहे थे। फिर जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्याज की प्राइसेस बढ़ गई थी, तब फिर वो लेके आए थे मार्केट में कि बढ़ी हुई प्राइसेस पे उनको बेचना था, ठीक है। तो ऐसे जो लिमिट और कंट्रोल करते हैं एसोसिएशन, मतलब उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम डिस्ट्रीब्यूट ना करते हैं अभी, ठीक है, कुछ टाइम तक, फिर जैसे डिमांड बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ज़्यादा पैसा लेंगे। तो इन्होंने जो ये एग्रीमेंट किया है, ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने मिलकर लिमिट कंट्रोल किया है, तो इस एसोसिएशन को अपन कार्टेल बोलने वाले हैं। फिर आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर हम और आप जैसे लोग जो कि क्या करते हैं, कंसिडरेशन में कुछ भी गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो क्या सिर्फ हम ही है? हमारे अलावा ऐसा कोई पर्सन जिसने खुद के लिए नहीं पर किसी और के लिए उसके अप्रूवल से कोई गुड्स खरीदा है, ठीक है, तो वो भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट, ऐसा कोई पर्सन जिसने रीसेल करने के लिए, इनफैक्ट इसमें यह है कि जो होलसेलर है वो भी क्या कर रहा है, कंज्यूमर को सीधा तो नहीं बेच रहा ना खुद के यूज के लिए वो खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, आगे रीसेल कर रहा है। किसको? रिटेलर को। तो वो जो होलसेलर है ना, वो भी डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन में जो पार्टली पे करेगा या कंसिडरेशन को अभी पे कर दिया, डेफर्ड पेमेंट करने वाला है, पर कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कंसिडरेशन में जो खरीद रहा है गुड्स और सर्विसेज को, उसको क्या बोलेंगे अपन? कंज्यूमर। फिर जाता है एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस में जाता है, एंटरप्राइजेस मींस है पर्सन्स और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हु और विच इज और हैज बीन एंगेज इन एनी एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ द आर्टिकल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए, एनी काइंड और इन्वेस्टमेंट और इन बिजनेस ऑफ एक्विजिशन होल्ड करता है कोई भी अंडरटेकिंग, ठीक है, इन सब में डील करने के लिए। इवन इसमें जो शेयर्स वगैरह डील करने के लिए भी अगर आपने कोई भी ये सब प्रीमाइजेस लिया है ना, तब भी वो एंटरप्राइजेस है। शेयर्स हो, चाहे डिवेंचर्स हो, चाहे सिक्योरिटीज वगैरह हो, ठीक है। पर कुछ को इंक्लूड नहीं किया है। किसको इंक्लूड नहीं किया है? सॉवरिन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का डिफेंस, ऑटोमिक और करेंसी, करेंसी जो प्रिंट करते हैं वो डिपार्टमेंट जो है, डिफेंस डिपार्टमेंट या स्पेस, चार है टोटल, ठीक है। ऑटोमिक, एनर्जी, करेंसी और डिफेंस और स्पेस, इन चार डिपार्टमेंट में डील करने वाले डिपार्टमेंट के अलावा जो भी डिपार्टमेंट है वो सारे एंटरप्राइजेस होंगे, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है सॉरी, जो गुड्स है। अब एक क्वेश्चन था कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है सप्लाइंग द वाटर फॉर द इरिगेशन टू, अब वो वाटर सप्लाई के इरिगेशन का काम कर रहा है, तो बोलते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सिर्फ चार ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोला है जिसको एक्सक्लूड किया है, बाकी सारे डिपार्टमेंट तो आएंगे ही ना। फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स एक्ट 1930 में जो गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है, वही इसमें भी गुड्स की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो है
कि शेयर्स वगैरह जो है वो आफ्टर अलॉटमेंट गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे, बिफोर अलॉटमेंट वाले डिबेंचर शेयर सिक्योरिटीज जो है गुड्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किए हुए हैं स्पेसिफिकली। एक आ जाता है इसमें रेलिवेंट, अभी तक सिर्फ डेफिनेशन ही डिस्कस करे जिससे आगे क्वेश्चंस करने में, सॉरी आगे चैप्टर्स अंडरस्टैंड करने में अपने को ईजी रहेगा। देन आ जाता है रेलिवेंट मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलिवेंट जियोग्राफिकल मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट मतलब मैं सनफिस्ट का बिस्किट खाऊं या फिर मैं पार्ले जी का बिस्किट खाऊं, दोनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूटेबल है, एक की जगह दूसरे का काम चलेगा, ऐसा होता है रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है रेलेवेंट जियोग्राफिकल मार्केट, जहाँ की कंडीशंस वगैरह एक जैसी है, जहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर का इंटरेस्ट एक जैसा है, एक ही एरिया के हैं, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, रेलेवेंट जियोग्राफिकल मार्केट है, ठीक है। सेम कंडीशंस, डिमांड ऑफ गुड्स होमोजीनियसली डिस्टिंक्टिवली कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन नाइबरिंग एरिया, सिंपल सी बात है, जो आसपास का एरिया है और सेम ही तरह की दुकानें हैं तो उनको अपन रेलेवेंट जियोग्राफिकल मार्केट एरिया बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है, क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ठीक है। उसको हमारा जो मेन पर्पज है कॉम्पिटिशन एक्ट का प्रोहिबिट करना है, हमको एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन ना करने का कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको प्रोहिबिट करने का जो काम है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हो रहा है कि जब prohibition of anti-competitive agreement means no enterprises AOP person shall enter into any agreement, ऐसे किसी भी एग्रीमेंट में जो लिमिट और रिस्ट्रिक्ट करे किसको, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को, या likely to cause of appreciable adverse effect on competition। यहाँ पे appreciate शब्द जो है ना, वैसे appreciation बहुत ही पॉजिटिव वे में माना जाता है पर कुछ वर्ड कहीं कहीं पर आके हमारे नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे appreciable किसके आगे लगा हुआ है, appreciable लगा हुआ है एडवर्स इफेक्ट के आगे, मतलब वो एडवर्स की जो महत्व है ना उसको ही बढ़ा रहा है, तो इसको अगर एप्रिशिएट को आप हटा दोगे ना तो ये वर्ड क्या होगा कि प्रोहिबिट करना ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को जो कि क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। अब लगाओ प्रोहिबिट करना ऐसे कोई भी एग्रीमेंट को जो कि क्या करते हैं, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन राइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कि एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, मतलब कंपटीशन कम होने की बात हो रही है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो फिर उसको क्या करना है, हमको रोकना है, ठीक है। तो एप्रिशिएबल को यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वर्ड में देखना है क्योंकि एडवर्स के आगे वो एप्रिशिएबल लगा हुआ है। अब ऐसा पर्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ठीक है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कैसे कैसे होते हैं, यहाँ पे हो रखा है एग्रीमेंट प्रैक्टिसेस ऑन और डिसीजंस टेकन बाय एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन अभी अपन ने देखा था ना, कार्टेल बनाया था लोगों ने, फिर क्या किया था, सिमिलर ट्रेड ऑफ गुड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच उन्होंने डिटरमाइन किया क्या, परचेज सेल प्राइजेस, मतलब कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब इस पेन को 10 रुपए भले लिखा है पर 12 रुपए से कम में नहीं बेचना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस शॉप पे गए, इस शॉप पे गए, क्योंकि सबने अपना क्या किया, एसोसिएशन बना दिया ना, तो वो भी 12 में, वो भी 12 में, सभी 12 में दे रहे, तो इससे क्या हो रहा है, प्राइस इसकी 12 हो गई जबकि ये 10 में मिल सकता है, ठीक है। तो इससे कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को सस्ते में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट है ना उनको बोलेंगे कॉम्पिटिशन के ऊपर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोलेंगे, कि प्राइजेस को इन्होंने फिक्स कर दिया मिलकर डिसाइड करके, ठीक है, चाहे वो सेल प्राइस हो चाहे परचेज प्राइस हो, या फिर उन्होंने लिमिट और कंट्रोल किया प्रोडक्शन सप्लाई वगैरह को, या फिर शेयर द मार्केट और सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बाय अलोकेशन। मतलब क्या बोला है कि अगर सपोज अपने दो कंपनीज आती है पेन की, रोराइटो और रेनॉल्ड्स, ठीक है, तो बोलते हैं आप रेनॉल्ड्स के पेन बेचना और आप रेनॉल्ड्स के पेन ही अपने मंगवाना दुकान पे, हम रोराइटो की मंगाएंगे, रोराइटो की बेचेंगे, ठीक है। तो लोगों को, और फिर हम भी 15 रुपए में बेचते हैं 10 का पेन, आप भी 15 में बेचो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, अलोकेट कर दिया, ठीक है, क्या प्रोडक्ट को, ठीक है, कि हमारे पास जो कस्टमर आएगा उसको ये चॉइस नहीं मिलेगी, आपके पास जो कस्टमर आएगा उसको ये चॉइस नहीं मिलेगी, मतलब हमारे पेन भी बिकने ही वाले हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमारे पास ही इस कंपनी के पेन है, आपके भी बिकने वाले क्योंकि आपके पास ही इस कंपनी के पेन है, ठीक है। तो जिसको ऐसे कंपनी के पेन चाहिए वो आपके पास ही आएगा। तो इसे कंज्यूमर का यहाँ पे सिर्फ यही नहीं देखना है कि कंपटीशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, साथ में कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है ना वो भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। साथ में एक आ जाता है बिड रिगिंग यानी कॉल्यूटिव बिडिंग। कॉल्यूटिव बिडिंग को अपन देखते हैं कि कंपटीशन डिक्रीज करना, बिड्स में कंपटीशन, जब बिडिंग होगी ना तो प्राइसेस जो है वो अपने मन से बोलते हैं, तो पहले से ही पैसे खिला देना और बोलना कि 500 से ऊपर कोई जाना मत, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी किया है कि कॉल्यूटिव बिडिंग की, जिससे मैनिपुलेट किया है बिडिंग को, ठीक है, तो वो भी इसमें आएगा, कॉल्यूटिव बिडिंग भी इसमें आएगा, किसमें, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में। अदर्स में आ जाते हैं जैसे टाई इन एग्रीमेंट। टाई इन एग्रीमेंट मतलब सपोज, मैं कह रही हूँ सपोज, ठीक है, ऐसा सच में होता है नहीं होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ सपोज इस दुनिया में सिर्फ एक ही पेन बनता है, ठीक है, वो बनता है रेनॉल्ड्स का, ठीक है।
तो रेनॉल्ड्स में और कोई पेन बनता ही नहीं है, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स में एक ही पेन बनता है, तो रेनॉल्ड्स कंपनी क्या बोलती है, जिसको भी ये 10 रुपए का पेन लेना है उसको साथ में हमारा जो 20 रुपए का मार्कर है वो भी लेना ही पड़ेगा। अब जिसको पेन यूज करना है, मार्कर भले चाहिए नहीं चाहिए पर आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में क्या है, एक ही पेन है। अब वो पेन आपका, अगर आपको पेन से लिखना है तो पेन चाहिए तो वो क्या बोलते हैं, 10 रुपए का पेन है लेकिन 20 रुपए का जो मार्कर है वो भी खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में एक ही पेन है। तो वो जाता है टाई इन एग्रीमेंट कि ये खरीदना है तो साथ में ये भी खरीदो, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ये दोनों ही ऐसा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक जना एक ही सप्लाई कर रहा है, ठीक है, किराना उसके बेच रहा है, दूसरा जना सिर्फ दूसरी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक पर्सन का एक ही सप्लाई है, दूसरे पर्सन का दूसरी कंपनी का ही सप्लाई है, तो मतलब उन्होंने एग्रीमेंट क्या है कि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर इसी सप्लायर से सप्लाई लेंगे, ठीक है, दूसरे से तुम इसी सप्लायर से सप्लाई लेना और दूसरा जो सप्लायर हम इसी सप्लायर से सप्लाई लेंगे। तो ये सारे जो एग्रीमेंट है ना, ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। अभी हम यूँ सोचते हैं कि प्रैक्टिकली हम हजारों बार देखते हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं, तो फिर उनका कुछ होता क्यों नहीं है? उनका कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी शिकायत की नहीं गई। अगर शिकायत होगी तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है इसमें प्रिज्यूम्ड टू हैव रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मतलब कोई भी 8 रुपए से कम पे ये प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नए नए मार्केट में आई हूँ और मेरे पास अगर 6 मैं 7 रुपए में बेचती हूँ तो भी 1 रुपए का प्रॉफिट है, मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए, मैं उसको 7 रुपए में बेचना चाहती हूँ, लेकिन क्या एग्रीमेंट कर लिया सबने कि नहीं 8 रुपए से कम पे कोई नहीं बेचेगा। मतलब रीसेल प्राइस को भी इन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसी से कम पे कोई नहीं बेचेगा, ठीक है। अगर इसी से कम पे कोई बेचता तो फायदा होता किसको, कंज्यूमर को, लेकिन आपस में एग्रीमेंट करके क्या कर दिया, रीसेल प्राइस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इससे कम पे मत बेचो, हम सभी इसी इतने 8 रुपए पे बेचने वाले, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें रीसेल प्राइस पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो जो नया आने वाला है यहाँ पे, नई न्यू एंट्रेंस है या फिर एग्जिस्टिंग कोई भी यहाँ पे शॉपकीपर है जिसको कि फायदा कम चाहिए, साथ में क्या चाहिए, उसको कंज्यूमर का प्रोटेक्शन यानी कंज्यूमर के लिए अच्छा करना है, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि सबने मिलकर क्या कर दिया, एसोसिएशन बना के और क्या कर दिया, रीसेल प्राइस को भी फिक्स कर दिया। तो ये सारे तरह के एग्रीमेंट किस में आ जाते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में, ठीक है। मतलब कंपटीशन को रोकने वाले एग्रीमेंट, जिनको क्या करने वाले, हम प्रोहिबिट करने वाले। इस एक्ट में बोला है कि इन एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट करना है। लास्ट में हम देखेंगे कि एक अथॉरिटी भी बनाई हुई है जो इस पर डिसीजंस भी लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन में रखा हुआ है, एक्सेप्शन किसको रखा हुआ है, कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर जो भी यहाँ पे राइट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, डिजाइन एक्ट 2000 और सेमी कंडक्टर इंटीग्रेशन सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 और राइट्स ऑफ एनी पर्सन टू एक्सपोर्ट गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट्स ऑफ एनी पर्सन टू एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया to the extent to which agreement relates exclusively to the production, supply, distribution, control of goods, production of services for such export। उस exports के लिए अगर कुछ भी particular अपने fix कर रखा है ना तो कोई problem नहीं है इसमें। अपन ये नहीं बोलेंगे कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट लगा दो कि इन्होंने भी restrict किया है सप्लाई प्रोडक्शन को, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात है, ठीक है। फिर अच्छे रेफ्यूजल्स टू डील, वो सब डेफिनेशन अपन देख चुके हैं। रेफ्यूजल टू डील मैंने नहीं बताई थी ना शायद। रेफ्यूजल टू डील मतलब किसी भी न्यू एंट्रेंट को वो डील करने के लिए मना कर रहे हैं या न्यू एंट्रेंट से डील करने के लिए मना कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, सप्लाई हो, चाहे खरीदना हो, ठीक है, इन सब के लिए अगर मना किया जाए तो वो रिफ्यूजल ऑफ डील है। इसमें क्या लिख रहा है, एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट, लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट बाई एनी मेथड पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन्स टू हुम गुड्स सोल्ड, किसी से गुड्स लेना है, किसको गुड्स देना है और किसी से गुड्स खरीदना है। मतलब सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले से ही क्या कर रहे हैं, मना करे कि हम रोराइटो लेंगे तो तुम मत लेना, रोराइटो ले ही नहीं सकते, ठीक है, और तुम रोनाल्ड्स ले रहे हो तो तुम क्या बोलते हैं, हम रोनाल्ड्स नहीं लेंगे। तो ऐसे पहले से जो इन्होंने डिसाइड कर दिया है ना कि तुम सप्लाई मत लेना, तुम डिस्ट्रीब्यूशन मत लेना, तो ये जो है ना रेफ्यूजल टू डील बोल रखा है इसको, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट है ना ये भी एंटी कॉम्पिटिटिव में आएंगे। अब जाता है सेक्शन 4 में, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। वैसे तो अभी ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम मिलेगा, बट डोमिनेंट पोजीशन मतलब किसी का ऐसा मार्केट है, ठीक है, कि कोई इंसान के पास ही, जैसे मैंने बोला था ना कि इस दुनिया में एक ही पेन बनता है, ठीक है, और फिर वो आपको पेन खरीदना है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट पोजीशन, कि एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, उस तरह का कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ही नहीं आसपास भी, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, लोग खरीदेंगे, वो कितने भी प्राइस में बेचे, कुछ भी करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट पोजीशन। अब डोमिनेंट पोजीशन डिसाइड कैसे होगा, तो वो डिसाइड करने के कुछ फैक्टर्स हैं,
साइजेस, रिसोर्सेज, इंडिपेंडेंटली वो पूरे मार्केट को सप्लाई करने जितनी कैपेसिटी रखता है, उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं, तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब किसी की डोमिनेंट पोजीशन है तो फिर सीसीआई क्या बोलता है, यहाँ पे जो अपनी बॉडी है सीसीआई बिठा रखा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या बोलता है कि नहीं, आप डोमिनेंट पोजीशन है आपकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी पोजीशन को अब्यूज मत करो, मतलब कंज्यूमर का प्रोटेक्शन तो करना है हमको। ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में हमको काम करना है। तो वो जैसे जिसकी डोमिनेंट पोजीशन थी, उन्होंने क्या किया, इम्पोज किया अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। जैसे मैंने बताया था ना, एक ही दुनिया में क्या बनता था, पेन बनता था, तो क्या बोला, पेन खरीदना है तो मार्कर जो है वो भले डबल प्राइस का, पर आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ये अनफेयर है कि नहीं है? ठीक है, तो अनफेयर कंडीशन लगाई उन्होंने। लिमिट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन, या फिर उन्होंने प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भले उनके पास कैपेसिटी थी पर प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट कर लिया, उससे क्या हो जाएगा, सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी और प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आ जाता है टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट को ही रोक दिया। बोलते हैं कि जैसे पेन है तो हम इससे अच्छा पेन नहीं बना रहे। ठीक है, तो ऐसा किया कि इन्होंने लिमिट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन, टेक्निकल डेवलपमेंट को रोक दिया, रिसर्च डेवलपमेंट बोले अब करके क्या करना है, रिसर्च डेवलपमेंट जो चल रहा है। ठीक, या फिर इंडल्ज इन प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस इन एनी मेरर। क्या कर रहे हैं, हम ही पेन बनाते ना, अब दूसरा आके तो देखो पेन बनाने के लिए, बनाने देंगे नहीं हम। क्यों नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे, अभी जैसे ही कोई नया एंट्रेंट आता है, हम क्या करते हैं, हमारे जो 15 रुपए के पेन है ना, उसको 2 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं, प्रीडेटरी प्राइस पे, मतलब कॉस्ट से भी कम प्राइस पे। तो उसको मार्केट से वैसे ही आउट होना पड़ता है, क्योंकि हमारे 2 रुपए के पेन सब लोग खरीद रहे हैं, तो उसके पेन कौन खरीदेगा, उसको लॉस होगा, वो चला जाएगा। मतलब हमने क्या किया है, हमने किया है डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस ऑफ इन इंडिया क्या है, प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, जिससे कोई और आके बस ना जाए। फिर अच्छा था मैक कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस बाय सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन। सेम वही था, अगर पेन लेना है तो मार्कर भी लेना पड़ेगा, ये था सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन, कि एक मतलब कंडीशन लगाई, और सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन मतलब ये क्या है, तो ये भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये खरीदा है तो ये भी खरीदना ही पड़ेगा। अब आ जाता है यूज डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलिवेंट मार्केट, एंटर इनटू एनी प्रोडक्ट, मतलब हमारी यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन थी। ठीक है, साउथ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में हमने क्या किया, उसका फायदा उठाने के लिए वहां का सारा मार्केट खरीद लिया। ठीक है, एंटर इनटू, वहां का मार्केट में एंटर होने के लिए हम 2-2 रुपए में ये सामान जो यहाँ 15 रुपए में मिलता है वहां पे बेचने लगे। ठीक है, जैसे वहां पे हमारा मार्केट जम गया, हमारी यहाँ की डोमिनेंट पोजीशन की वजह से। फिर से डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होगा, तो स्ट्रेंथ देखेंगे, एंजॉय बाय द एंटरप्राइजेस, रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया, कितना उसका ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन के लिए कितने एरिया में सिर्फ उसी का ही प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है 70-80% इंडिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, वही मिल रहा है, तो फिर तो डोमिनेंट पोजीशन हो गई ना, उसकी 70-80% लोग जो है इंडिया के उसके अलावा कोई प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकते, उसके अलावा मार्केट में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। या फिर इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट कर रहा है, सारा उसके पास रिसोर्सेस है, वो सबको सप्लाई कर सकता है, ये सभी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छा था हम प्रीडेटरी प्राइस में बता चुके हो, बिलो कॉस्ट वाली प्राइस है टू पास। अब सीसीआई को तो लगता है कि डोमिनेंट पोजीशन है, तो सीसीआई क्या एक्शन ले सकता है, सीसीआई को लास्ट में अपन पढ़ेंगे, पर ये जो सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या एक्शन ले सकता है, सबसे पहले तो वो बोलेगा डिसकंटिन्यू सच एग्रीमेंट। आपने जो ये एग्रीमेंट किया है ना, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, इसको क्या करो, रोक दो, डिसकंटिन्यू करो। ठीक है, फिर बोलते हैं कि इट में डायरेक्ट एनी इंटरप्राइजेस और पर्सन नॉट टू री इंटर, मतलब आप वापस इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट में इंटर नहीं करोगे। यहाँ पे जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट आपने किया था ना, अब आप इसमें री इंटर नहीं करोगे। एक तो ये एग्रीमेंट पूरा खत्म किया, फिर पेनाल्टी इंपोज कर सकता है, फाइन इंपोज कर सकता है, अगर वो एग्रीमेंट उसको लगता है तो वो मॉडिफाइड भी कर सकता है उस एग्रीमेंट को। ठीक है, ये सब सीसीआई बोल सकता है। 2 केस स्टडीज डिस्कस करते हैं अपन। पहला है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टर रिसर्च फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दीपक खन्ना एंड अदर्स का केस है। ठीक है, दीपक खन्ना अदर्स टाटा इंजीनियरिंग कंपनी का केस है। ये कंपनी जो थी वो नई नई आई थी, ये केस जो है वो वैसे कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था, उससे पहले का केस है, जब इस दुनिया में एक दूसरा एक्ट होता था, जो एक्ट था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में बना हुआ एक्ट था। ठीक है, उस एक्ट में इसका डिसीजन आया हुआ है, वो डिसीजन रेलेवेंट नहीं है पर ये केस रेलेवेंट है, इसलिए मैं ये केस डिस्कस कर रही हूँ। क्या बोला था इस केस में, ऐसा हुआ था, नहीं हम कार लेकर आए, ठीक है, कार लॉन्च की हमने, बोलते हैं हम जो फर्स्ट कुछ 500,000 जो भी फर्स्ट हमारे कार परचेजर्स होंगे उनको हम 10,000 रुपये उनसे हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लेंगे और बाद में उनको हम रिफंड कर देंगे विद इंटरेस्ट।
तो लोगों ने बोला कि ये तो अनफेयर है, ये क्या करें, जितनी प्राइस लेनी चाहिए उससे 10,000 ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब अनफेयर इन्होंने क्या किया है, प्राइजेस लगाई है। तो फिर डिसीजन अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन एक्ट क्या आएगा कि नहीं, ये अनफेयर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है अनफेयर, क्योंकि पहली बात तो वो वापस रिफंड करे, दूसरी बात इन्होंने कोई भी ऐसी गलत इंटेंशन से ये एग्रीमेंट नहीं लगाया। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम वापस रिफंड भी कर देंगे इंटरेस्ट के साथ में, और हम ये 10,000 इसलिए ले रहे हैं कि बाई चांस इसमें कोई कॉस्ट इनकर होती है, सर्विस कॉस्ट एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है, तो वो जो कॉस्ट है वो हमारी जो है, हम उस कॉस्ट को बियर कर पाए उस 10,000 रुपए से, इसलिए हम अभी ले रहे हैं ये। ठीक है, जैसे हमें प्रॉफिट होने लगेगा इसी कार वगैरह में, जो न्यू कार हम मार्केट में लेके आए, तो बाद में हम वापस आपको इंटरेस्ट के साथ रिफंड भी कर देंगे। तो हमारे कंपटीशन एक्ट के हिसाब से ये क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, अनफेयर प्राइस उन्होंने नहीं बोली, अनफेयर कंडीशन भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और केस अपन डिस्कस करते हैं। एक सेकंड केस था रमाकांत किन्नी वर्सेस डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी हॉस्पिटल का केस था। हीरानंदानी हॉस्पिटल तब डोमिनेंट पोजीशन में था, ठीक है, जब ये केस था तब, ठीक है, तो वो डोमिनेंट पोजीशन में था, तो उसने क्या किया, टाई इन एग्रीमेंट किया। तो टाई अप किसके साथ किया था उसने, एक स्टीम सेल्स बैंकिंग सर्विसेज थी उसके साथ। क्या बोलते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराने आएगा वो बैंकिंग सर्विसेज जो है, स्टीम सेल्स बैंकिंग सर्विसेज लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। फिर इसमें बोला था कि जब हॉस्पिटल इज टाई अप अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन टू सीसीआई, फिर इन्होंने क्या किया, जिसने वो सर्विसेज नहीं ली स्टेम सेल्स बैंकिंग की, उसको क्या किया, ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया। रिफ्यूज मैटरनिटी सर्विसेज बाय हॉस्पिटल बिकॉज शी डिक्लाइन टू अवेल द स्टीम सेल्स बैंकिंग सर्विसेज ऑफर्ड विद विच, मतलब जो विद विच हॉस्पिटल हैज एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप, मतलब हॉस्पिटल ने जिन सर्विसेज के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी उसको लेने से मना कर दिया, तो उसका इलाज करने से मना कर दिया। तो फिर क्या बोला सीसीआई ने, हॉस्पिटल ने ये जो टाई अप कर रखा है ना, वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया है, किसने, हॉस्पिटल ने। ठीक है, तो सीसीआई ने उसके ऊपर फाइन लगाया। आपको भी लगेगा कि 4% टर्नओवर का फाइन लगाया, आपको लगेगा 4%, इतना छोटा फाइन। आपको पता है इसके फाइन का अमाउंट कितना बना था, 3.81 करोड़ का फाइन बना था। मतलब टर्नओवर जो था उसका 4% इनका बन रहा था, 3.81 करोड़, मतलब नियरली अबाउट 4 करोड़ इनके फाइन लगा था। ठीक है, और वो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था उसको भी क्या किया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, नल एंड वॉइड बोला था। ठीक है, फिर आ जाता है रेस्ट्रेन फ्रॉम एंटरिंग इनटू, और बोला था कि इसी तरह के सिमिलर एग्रीमेंट में आप आगे कभी भी री इंटर नहीं करोगे। ठीक है, फिर आ जाता है कॉम्बिनेशन, ये भी अच्छा टॉपिक है, सेक्शन 5। सबको डर लगता है इस टॉपिक से, बट मैं इसका एक चार्ट बनाती हूँ, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें क्या, कॉम्बिनेशन एनी एक्विजिशन और कंट्रोल, मतलब दो जो मतलब अपन मान लेते हैं, मेरे को तो दो ही कंपनी का नाम याद है, पर सपोज कि रेनॉल्ड्स और रोराइटो, ठीक है, ये दोनों ही कंपनीज मिक्स होने वाली है, अमेलगमेट होने वाली है। सपोज इन दोनों का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, जैसे पेन से तो इतना ज्यादा क्या होगा, बट फिर भी अपन सपोज करके चल रहे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कितना, 2,000 करोड़ से भी ज्यादा, ऐसा कुछ है, इनका एसेट इतना ज्यादा हो जाएगा, टर्नओवर इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा फिर, बाकी सारे जो छोटे मोटे व्यापारी है उन सब तो खत्म ही हो जाएंगे, बाकी सारी छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको तो अपना वाइंडिंग अप ही करना पड़ जाएगा। जो दो बड़ी बड़ी मार्केट की पोजीशन में कंपनीज हैं, वो अगर टाई अप कर लेगी, या वो अगर, सॉरी टाई अप नहीं, वो अगर अमालगमेट हो जाएगी, उनकी एसेट मिक्स हो जाएगी, उनका सेल्स मिक्स हो जाएगा, तो बाकी सारी छोटी कंपनियों पे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो बोलते हैं हम आपको मिलने देंगे नहीं, कि दो कंपनियां मिलना चाह रही हैं उनको मिलने से रोक रहे हैं। ठीक है, पर मिलने से रोकेंगे कब, वो बता रखा है इसमें, कि जब उनका क्या हो जाएगा, इंडिया में जो दो कंपनी है जिनका टर्नओवर 2,000 करोड़ से, सॉरी, जिनका एसेट 2,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तो उनको मिलने देंगे नहीं। इंडिया में दो कंपनियां जिनका टर्नओवर 6,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तो उनको मिलने देंगे नहीं। एसेट 2,000, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, एसेट 2,000, टर्नओवर 6,000, बाद में इसको लर्न करना भी बताऊंगी। फिर आ जाता है ग्रुप, मतलब ये दो कंपनी नहीं थी, दो से ज्यादा कंपनी थी, मतलब ग्रुप था, लेकिन इनके मिलने से इनका जो एसेट था वो 8,000 करोड़ से ज्यादा, और इनके मिलने से इनका जो टर्नओवर था वो 24,000 से करोड़ से ज्यादा अगर हो रहा था, तो उनको मिलने देंगे नहीं। कौन नहीं देगा, सीसीआई बोलेगा नहीं तुम मत मिलो, क्योंकि तुम्हारे मिलने से छोटी छोटी कंपनियों को खतरा होने वाला है। ठीक है, फिर अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करें, आउटसाइड इंडिया, तो दो कंपनीज जो मिल रही है जिनका एग्रीगेट एसेट कितना होने वाला है, ग्रेटर देन 1 बिलियन, और टर्नओवर ग्रेटर देन 3 बिलियन। ठीक है, और अगर ग्रुप है तो जिनका एसेट्स होने वाला है ग्रेटर देन 4 बिलियन, और टर्नओवर होने वाला है ग्रेटर देन
12 बिलियन, ठीक है। तो उनको मिलने देंगे नहीं। अब इसमें बोल रखा है एटलीस्ट 1000 की एसेट इंडिया की होनी चाहिए, मतलब 1000 करोड़ की, और एटलीस्ट 3000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। ये इन चारों के लिए, जो आउटसाइड इंडिया वाला है ना, इनके लिए, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है वो बताती हूँ मैं। ये 2000 एसेट है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, ठीक है। तो ये आपस में किससे मल्टीप्लाई होंगे? 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे होंगे? 4 से। बस इतना से याद रखना है, फिर सब याद हो जाएगा। कैसे? 2000 इंटू 3 6000 का टर्नओवर, 8000 इंटू 3 24,000 का टर्नओवर, ठीक है। 2000 इंटू 4 8000 ग्रुप, 6000 इंटू 4 24,000 ग्रुप, ठीक है। फिर आ जाता है अगर एसेट, एसेट में भी 1 है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से, तो ये आ गया 3 बिलियन, ठीक है। और यहाँ पर फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहाँ पे आ गया 4 बिलियन, और 4 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बिलियन, ठीक है। ये जो चार्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज बेस्ट चार्ट है। सबसे पहले क्या है, सिर्फ आपस में 3 से मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ पे ग्रुप में 4 से मल्टीप्लाई होंगे, बस इतना से ही ध्यान रखना है। और फर्स्ट जो ये 2000 है ना, ये तो याद ही रखना। यहाँ पे अगर आप 1000 समझ लोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2000 और ये 1, ये दो चीजें अपने को अलग से याद करनी है। ये 2000 एसेट शुरू हो रहा है, और 1 बिलियन से यहाँ का आउटसाइड इंडिया का एसेट शुरू हो रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाओ, हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 इंटू 3 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 हो जाएगा तो 3, और 1 इंटू 4 तो 4, ठीक है। और 4 इंटू 3 तो 12 बिलियन, ठीक है। तो बस इन दोनों को याद रखना, ग्रेटर देन 1 बिलियन और 2000, ये दोनों याद रहेंगे तो उससे मल्टीप्लाई होकर सारा अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन, कॉम्बिनेशन तो हो ही गया अपना। एक्सेप्शन, इसमें जब ये आया था ना एक्ट, तो बोलते थे कि जो नेशनल बैंक है वो, उनका अगर टर्नओवर इनसे ज्यादा भी हो जाएगा ना, 10 साल तक उनको एग्जामिशन दिया हुआ है, चलेगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, जब ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद आया था ये, ठीक है, सेक्शन 5, तो बोलते कि जब ये आया था सेक्शन 5, उसके बाद में 10 साल तक नेशनल बैंक को क्या मिला हुआ? एग्जामिशन, कि उनका ये टर्नओवर और एसेट क्राइटेरिया देखेंगे नहीं, हम मिलने दो उनको। या फिर ऑयल गैस सेक्टर्स वाले जो कंपनी से, उनको 5 साल का एग्जामिशन मिला है। रेजिडेंशियल रूरल बैंक को 5 साल का, डायरेक्टर जनरल शिपिंग मिनिस्ट्री एंड शिपिंग गवर्नमेंट को 1 साल का, वेसल शेयरिंग एग्रीमेंट 1 साल का, तो और शिपिंग मिनिस्ट्री को भी 1 साल का क्या मिला हुआ है? एग्जामिशन मिला हुआ है। फिर अच्छा था है सीसीआई। अब लास्ट टॉपिक अपना रह गया है, सीसीआई को अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सीसीआई क्या है? एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल